Hello, how are you? Hope so you all are fine. Today we will start chapter 12 of class 8 science, that is how nature works in harmony. Means all living and non-living things interact and depend on each other to keep the environment stable and balanced. So let's start this chapter. How do we experience and interpret our surrounding? द लिविंग बींग्स जो बच्चे टर्म है वो बायोटिक कंपोनेंट के लिए यूज होती है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट यूज होता है. हाउ डू फिश सर्वाइव इन अ पॉन्ड? फिश कैसे पॉन्ड में सर्वाइव करती है बच्चे? पॉन्ड क्या प्रोवाइड करता है उसके लिए? फूड, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड स्पेस टू ग्रो. यही तो कंडीशन चाहिए होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए. फिश ऑब्टेन करती है बायोटिक नीड को सच एज फूड फ्रॉम स्मॉल प्लांट एंड एनिमल से एंड एबायोटिक नीड सच एज ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर से. अदर लिविंग बींग्स आल्सो इनहेबिटेट द पॉन्ड. अदर लिविंग बींग्स भी होते हैं जो पॉन्ड में ही रहते हैं जैसे फ्रॉग, टर्टल, स्नेक, ड्रैगन फ्लाई, मॉस्किटो, स्नेल एंड डक्स along with plant like algae, diatom, duckweeds and lotus. They all living non-living beings interacts with each other in the pond where they grow and thrive. वो वहां पे ही वो ग्रो करते हैं और फलते फूलते हैं. बच्चे की पिक्चर है फॉरेस्ट हैबिटेट की और पॉन्ड हैबिटेट की. तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं. फिजिकल कंडीशन डिफरेंट होती है. बायोटिक कंपोनेंट दोनों हैबिटेट में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. ईच हैबिटेट हैज इट्स ओन बायोटिक कंपोनेंट एंड फिजिकल कंडीशंस होती हैं. एयर, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड सॉइल. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सेम हैबिटेट में यूज द रिसोर्सेज इन डिफरेंट वेज. डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेम ही हैबिटेट में रहते हैं लेकिन रिसोर्सेज का यूज इन डिफरेंट वे में यूज करते हैं. फॉरेस्ट जो तब वार्म हो जाता है ड्यूरिंग द डे एंड कूल हो जाता है नाइट को. तो स्नेक जो है वो कम्स आउट होते हैं नाइट को एंड रोडेंट एक्टिव होते हैं डे टाइम में. बोथ लिव इन द सेम हैबिटेट बट दे फेस द डिफरेंट कंडीशन. दैट्स हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म कोएग्जिस्ट इन हार्मनी इन द सेम हैबिटेट. ठीक है. सेम हैबिटेट में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिसोर्सेज का यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट वे में करते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया स्नेक और रोडेंट का. A community comprises different populations sharing the same habitat. कम्युनिटी क्या होती है बच्चे? डिफरेंट पॉपुलेशन होती है और वो शेयर करती है सेम हैबिटेट को. द बायोटिक कंपोनेंट जो हैबिटेट होते हैं सच एज प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर फॉर्म करते हैं कम्युनिटी को. दिस ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर सर्वाइवल के लिए. ये सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक दूसरे पे ऊपर डिपेंड होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं फॉर सर्वाइवल के लिए. यू मे हैव सीन ब्राइटली कलर फ्लावर ब्लूमिंग अराउंड यू. ठीक है. ब्राइटली कलर के फ्लावर देखे होंगे आपके अराउंड. आप उसके पार्ट को क्लोज एग्जामिन करना. आप देखोगे फ्लावर का एक स्टॉक होता है. जो स्टॉक होता है ना वो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होते हैं. ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सेपल बोल देते हैं और कलर जो होते हैं पत्ते उनको पेटल बोल देते हैं. और दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं इनके, कार्पल्स और स्टैमन्स होते हैं. जब स्टैमन ब्रस्ट करता है तो वो रिलीज करता है येलो डस्ट लाइक पोलन ग्रेन को. विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट वो कैरी करते हैं पोलन को. जो पोलन्स होते हैं स्टेमन से कार्पल तक सेम या डिफरेंट फ्लावर के लिए. उस प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन. पोलिनेशन क्या होता है बच्चे? ट्रांसफर करना पोलन. जो पोलन्स होते हैं हमारे किसके ऊपर? स्टेमन से उनको कार्पल तक लेके जाना सेम या डिफरेंट फ्लावर तक. उस प्रोसेस को कहा जाता है पोलिनेशन. बाय विंड, बाय एयर, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट, बाय बर्ड्स. इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड. पोलिनेशन एसेंशियल होती है किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स. Does every organism in a community matter? Yes बच्चे, every organism in a community में मैटर करता है. यहाँ पे कंपैरिजन किया गया पॉन्ड ए विद फिश के साथ, पॉन्ड बी विदाउट फिश के साथ. ठीक है. कंपेयर करनी है अपने नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज को, वीज को, बटरफ्लाई को इन बोथ द पॉन्ड में. आप देखोगे कि जो पॉन्ड ए है फिश के साथ वहाँ जो नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाई है वो लेस होंगी एज कम्पेयर टू पॉन्ड बी. क्यों? क्योंकि जो फिश है ना बच्चे वो ईट करती है ड्रैगन फ्लाई लार्वे को. सो पॉन्ड विद फिश हैड फ्यूअर ड्रैगन फ्लाई. फ्यूअर ड्रैगन फ्लाई होगी तो ड्रैगन फ्लाई यूजली क्या ईट करते हैं? फ्लाइज को, बीज को, बटरफ्लाइज को. अगर हमारे पास वह ड्रैगन फ्लाई कम हुई तो ये सब फ्लाइज जो है बीज, बटरफ्लाइज और जो दूसरी वीज होती है ये ज्यादा होंगी. ठीक है. ज्यादा होंगी तो क्या होगी? ये हेल्प करेगी पोलिनेट करना फ्लावर को फ्रॉम नियर बाई एरिया. वो मूव करेगी पोलन वन फ्लावर टू अनदर विच हेल्प प्लांट टू प्रोड्यूस सीड. ठीक है. अब इस तरह से देखो कितना इफेक्ट कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म की. जैसे फिश होती है तो फिश जो है ड्रैगन फ्लाई को खा रही है. ड्रैगन फ्लाई को खा रही है तो हमारे जो सराउंडिंग एरिया में है वो ज्यादा वीज होंगी, ज्यादा पोलिनेशन होगा, ज्यादा सीड ग्रो करेंगे, ज्यादा क्या होगा? प्लांटेशन होगी. और यहाँ देखो
देखो यहाँ फिश नहीं है तो ड्रैगन फ्लाइज ज्यादा है, ड्रैगन फ्लाइज ज्यादा है तो पोलिनेशन भी बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं बच्चे, हर ऑर्गेनिज्म इन कम्युनिटी में मैटर करता है। What are the different type of interaction among organism and their surroundings? Living organism or the abiotic community depend on non-living things, that is abiotic component for their survival. जितने भी living organism है बच्चे, जो biotic community है वो depend करती है non living things के ऊपर, abiotic component के ऊपर for survival के लिए। जैसे plants और animal also depend on each other, किसके लिए बच्चे? For nutrition के लिए, respiration के लिए और reproduction के लिए। Interaction among the biotic components, both type of interaction among biotic components and between biotic and abiotic component are important for survival in any habitat। जो interaction है बच्चे biotic components की अपने बीच और between biotic और abiotic component के बीच में वो important है for survival in any। इस टेबल में बच्चे बताया गया interaction of biotic and abiotic component in a habitat। इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, इसमें एक एग्जांपल दिया गया है जहां पे इंटरेक्शन शो की गई है। The biotic component and abiotic component in an habitat interact with each other to form an ecosystem। जब बच्चे एक बायोटिक कंपोनेंट किसी भी हैबिटेट के इंटरेक्ट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट के साथ, बायोटिक कंपोनेंट में पहले बता चुकी हूँ, जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, नॉन लिविंग जो होते हैं वो एबायोटिक में आते हैं। प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोटिक, जब ये इंटरेक्ट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट के साथ, एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर के साथ, तो वो फॉर्म करते एक इकोसिस्टम को। Organism in an ecosystem interact with abiotic component for food, shelter and protection। Different communities of living organism interact with abiotic component in an ecosystem। There are two type of ecosystem in an nature। Aquatic ecosystem जो pond, river, lakes और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है जो इंक्लूड करता है फॉरेस्ट को, फार्म को, इवन लार्ज ट्री लाइक बनियन, मैंगो। हेंस इकोसिस्टम कैन बी लार्ज और स्मॉल। The importance of component and their interaction in an ecosystem. For example, sunlight, carbon dioxide and water are essential for producing food in plants. Soil provides medium and essential nutrient for plant growth. Air provides oxygen for respiration in plants as well as animals. Water is essential for all living organism। तो देख लो बच्चे कि कैसे ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, जो इंटरेक्शन है भी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एसेंशियल है किसके लिए? प्रोड्यूसिंग फूड प्लांट के लिए। सोइल प्रोवाइड करता है essential nutrient for plant growth के लिए। This shows how living organisms depend on non-living component of an ecosystem। ये बताता है कि कैसे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम पर। Just as biotic components depend on abiotic components are also influenced by biotic component। जैसे बच्चे जो बायोटिक कंपोनेंट में जो डिपेंड कर रहे थे एबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर, वैसे एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं also इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बायोटिक कंपोनेंट के द्वारा। जैसे प्लांट्स रिलीज करता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के द्वारा, रूट होल्ड करती सॉइल इन प्लेस में एंड प्रिवेंट करती इरोजन वगैरह को, एंड प्लांट रिटेन करता सॉइल मॉइस्चर को, हेल्प कूल द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर पर कूल रखता है। देखो लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, सबसे इंडिविजुअल, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी बनती है, फिर इकोसिस्टम आता है। इस तरह से लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को अरेंज किया गया है। Eating habit of different organisms। Plant make their own food by the process of photosynthesis। प्लांट अपना भोजन फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। जो प्रोड्यूस करते हैं अपना फूड अपने आप, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ या प्रोड्यूसर भी बोला जाता है। जो वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर फॉर फूड के लिए, उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है। ऑर्गेनिज्म जो ईट करते हैं ओनली प्लांट्स और उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। जैसे डियर हो गया, जो ईट करते हैं ओनली एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कार्निवोरस, जैसे लेपर्ड। और ऑर्गेनिज्म जो ईट करते हैं दोनों प्लांट्स और एनिमल, उनको कहा जाता है ओमनिवोरस सच एज क्रोस, फॉक्सेस एंड माइस। नेक्स्ट, हु ईट्स whom। फूड चेन की बात की गई है बच्चे यहाँ पे। द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट बेस्ड ऑन फीडिंग रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर चेन। A food chain is simple sequence showing who eats whom in an ecosystem। फूड चेन जो सिंपल सीक्वेंस है जो बताता है कि कौन किसको खाएगा। जैसे प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर ग्रास है जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, और ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर
Each organism in a food chain has a specific position called the trophic level. Producer like green plant are the first trophic level पे होते हैं. Herbivores like hares and deer are the second level. Small carnivores like frogs are at the third level. Large carnivores like tigers and vulture occupy the next level. हर ऑर्गेनिज्म फूड चेन में एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है. फूड चेन रिप्रेजेंटेड की गई है इन पिरामिड फॉर्म में. ठीक है. जो फर्स्ट लेवल होता है वो होता है हमारे प्रोड्यूसर. फिर आते हैं हमारे जैसे हर्बीवोरस वगैरह सेकेंड लेवल पे. फिर स्मॉल कार्निवोरस. फिर लार्ज कार्निवोरस टॉप पे जाते हैं. In an ecosystem, the food chains are interlinked with each other and form a network called the food web. ठीक है. फूड चेन जो है अब एक दूसरे से इंटरलिंक्ट करती हैं और फॉर्म कर देती है नेटवर्क को हमारे इकोसिस्टम में. उसी को कहा जाता है फूड वेब. पिक्चर में भी देख सकते हैं. What happens to the waste in nature? You may also see small umbrella-like structure जैसे mushroom growing on dead plants or tree during the rainy season के दौरान. जो मशरूम होते हैं हमारे ट्रीज या डेड प्लांट पे ग्रो कर जाते हैं. दीज आर द टाइप ऑफ फंगी दैट ग्रो ऑन डेड मैटर के ऊपर ग्रो करती है. माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपल वंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं. दिस प्रोसेस रिटर्न इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट टू द सॉइल में रिटर्न करती है. यू कैन आल्सो फाइंड टाइनी इंसेक्ट्स सच एज बीटल्स एंड फ्लाइज और एनिमल ड्रॉपिंग लाइक एलिफेंट डंग एज दे हेल्प ब्रेक इट डाउन एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द एनवायरनमेंट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन एंड द ऑर्गेनिज्म जो कैरी आउट करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजर और सेप्रोट्रॉफ्स करते हैं. प्लांट ग्रो इन सॉइल एंड मेनी ऑफ द न्यूट्रिएंट इन सॉइल कम फ्रॉम द डिकम्पोजिशन प्रोसेस. Thus, decomposer play a very important role in recycling nutrient. ठीक है. आपने हमने क्या पढ़ा बच्चे? जो डिकम्पोजर होते हैं वो डेड डिकिंग मैटर के ऊपर रिएक्ट करते हैं. उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं. उनके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर उनको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को सोइल में दोबारा रिटर्न कर देते हैं. इन नेचर नथिंग इज वेस्टेड, एवरीथिंग इज रीयूज्ड. नेचर में कुछ भी वेस्ट होता है बच्चे, एवरीथिंग रीयूज्ड होता है. हाउ डू इंटरेक्शन मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम? कैसे इंटरेक्शन जो है मेंटेन करती है बैलेंस हमारे इकोसिस्टम में? म्यूचुअलिज्म, बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होते हैं इसमें. ठीक है. जैसे हनी बी और फ्लावर का एग्जांपल है. फ्लावर पोलिनेटेड हो जाता है और बीज गेट करते हैं नेक्टर को. कमेंसिलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट करता है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म में उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता. जैसे अफेक्टेड ही नहीं होता वो. जैसे ऑर्किड एक फ्लावरिंग प्लांट है जो इस ट्री की ब्रांच पे ग्रो कर रहा है तो इसको तो न्यूट्रिएंट मिल रहा है लेकिन इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जो ब्रांच ट्री है. ठीक है. पैरासिटिज्म, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट व्हाइल द अदर इज हार्म्ड. इस रिलेशनशिप में एक को बेनिफिट मिलता है दूसरा हार्म्ड हो जाता है. जो टिक होता है वो फीड करता है डॉग ब्लड पे और डॉग क्या होता है उसकी स्किन क्या होती है वो इरिटेशन हो जाती है. ठीक है. तो एक को तो बेनिफिट मिल रहा है पर दूसरा हार्म्ड हो रहा है. उसको रिलेशनशिप को आपस में जो इंटरेक्शन है उसको बोलते हैं पैरासिटिज्म. These interactions are all the part of complex web of life in an ecosystem. What are the benefits of an ecosystem? We have learned that biotic component और abiotic ecosystem के डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर और सपोर्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस को. ह्यूमन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इकोसिस्टम. फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं फ्रेश एयर, फर्टाइल सॉइल, फूड फाइबर, टिम्बर, मेडिसिन. सिमिलरली aquatic ecosystem provide water and food. Ecosystem also offer aesthetic and recreational value. These support our well-being and show how closely nature and humans are connected. ये बताता है कि कैसे नेचर और ह्यूमन इंटरकनेक्ट करते हैं और एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं फॉर वेलबींग के लिए. व्हेन वी ओवर यूज और मिस यूज नेचर रिसोर्सेज वी डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर. जब हम ओवर यूज करते हैं और मिस यूज करते हैं नेचर के रिसोर्सेज का तो हम बैलेंस कर देते हैं, इम्बैलेंस कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं बैलेंस को नेचर का. हाउ डू हेल्दी इकोसिस्टम सर्व्स आवर फार्म? ह्यूमन जो है प्रैक्टिसाइजिंग कर रहा है फार्मिंग को थाउजेंड ऑफ ईयर्स से फूड को ग्रो करने के लिए. जैसे पॉपुलेशन ग्रो हुई तो डिपेंड हो गया एग्रीकल्चर पे ज़्यादा से ज़्यादा. 1950 और 1965 के बीच में इंडिया ने फेस किया था फूड क्राइसिस को क्योंकि उस टाइम पे लो क्रॉप प्रोडक्शन हो रही थी. और मिड 20th सेंचुरी में ट्रैक्टर का यूज़ हुआ, मशीनरी का यूज़ हुआ, सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज़ हुआ, पेस्टिसाइड का. उसने इंक्रीज किया फूड प्रोडक्शन को. उस पीरियड को कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन. However, these farming methods are now considered as sustainable because of overuse of synthetic chemical, excessive groundwater extraction, and growing only one type of crop for commercial gain. बल्कि आजकल इन मेथड को अनसस्टेनेबल कहा जाता है क्योंकि जो एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, केमिकल का यूज है या एक ही टाइप को
क्रॉप को ग्रो करना फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए, तो ये हमारी जो है न्यूट्रिएंट्स जो सोइल की वैल्यू उसको डिक्रीज करता है। हाउ डू दिस प्रैक्टिस हार्म बोथ द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ? मैनी साइंटिस्ट बिलीव जैसे ओवर यूज करना पेस्टिसाइड्स का और ग्रोइंग करना सेम टाइप ऑफ क्रॉप को बार बार सेम लैंड पर, वो सॉइल की डिग्रेडेशन को इंक्रीज करता है, लीड करता है। Understanding ecosystem can help us adopt better and more sustainable farming practices. Ecosystem की understanding को देख के हमें adopt करने होते हैं better and more sustainable farming practices को. That's all. Thank you.